जय हिंद क्लास 10th बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने अग्नि बैच लॉन्च कर दिया है जो स्पेशली बिहार बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए है, जिसमें हम लोग साइंस, जी हाँ, विज्ञान जो है 70 दिनों में उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ हर एक चैप्टर्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है वो सारे का हम लोग तैयारी यहाँ पर करते हुए चलेंगे। और ये जो चीज़ आपको मिल रही है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, एक भी रुपया आपको देना नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक भी रुपया आपको नहीं देना है। तो बस आप लोगों को क्या करना है, एकलव्य वाटिका का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है और डेली संध्या 6 बजे से आपको क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और हम लोग 70 दिनों में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, और साथ में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है, जो पीछे पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में, जितना सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, जहां से जिस टॉपिक से क्वेश्चन उठता है बिहार बोर्ड में, वो टॉपिक को भी अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं आप ही का चैनल एकलव्य वाटिका। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार रूप से। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसको डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया का गुण क्या होता है उसको भी डिस्कस कर लिए थे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है, बोर्ड आप नहीं होंगे, हम आपको बीच बीच में मजा दिलवाते रहेंगे। जिस मजा में आप लोग पढ़ना चाहते हैं वो मजा में जरूर दिलवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। अभी एक नया खून है, नया उमंग है ना, तो हम समझ सकते हैं आपके भावनाओं को, तो हम आपके भावनाओं को समझते हुए चलेंगे और आपको बीच बीच में मजा दिलवाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए, किसी भी अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए भाई, बहुत आसान चीज है, बस आपको नजर में नजर मिला के रखना है, किसी और पे नजर नहीं डालना है। ठीक है, तो भाई आप लोग को मेरे ऊपर ध्यान लगाना है, किसी और पर ध्यान नहीं लगाना है। ठीक है, नहीं तो भाई सैंडल भी पड़ सकती है। तो देखिए, किसी भी अभिक्रिया को ना, किसी भी अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में दिखाना, उसके यानी उस अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट है यानी जो अभिकारक है, जो प्रतिफल है, उस दोनों में कौन कौन सा तत्व भाग लिया है, कौन कौन सा तत्व भाग लिया है या कौन कौन सा यौगिक भाग लिया है, उसका अगर सूत्र के माध्यम से या उसका प्रतीकों के माध्यम से उसका हम संक्षिप्त वर्णन या संक्षिप्त रूप से हम उसको प्रदर्शन करते हैं ना, तो वही रासायनिक समीकरण होता है। अगर आपके दिमाग में ये बात नहीं घुसी तो मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मैं आपको बोला कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। इतना बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ये तो इतना बड़ा वाक्य हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। तो क्या था, पहले मैंने क्या बोला? तो इतना बड़ा वाक्य में मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इतना बड़ा वाक्य हो गया था। क्या हम उतना बड़ा वाक्य बार बार लिखते रहेंगे? तो भाई समय का बर्बादी है। तो जो उतना बड़ा अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया में जो भी तत्व और जो भी यौगिक भाग लिए हैं उसका ना प्रतीक यानी उसका सिंबल, और उसका जो सिंबल होता है और उसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है, उसके माध्यम से हम अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रदर्शन करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। बच्चों समझ में आया? अगर बार बार बोलेंगे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इतना बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बच्चों मेरे साथ में नजरें मिलनी चाहिए। मैं क्या बोला? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो बार बार इतना बड़ा लिखना अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किए, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में जो भी तत्व भाग ले रहे हैं, जो भी यौगिक भाग ले रहे हैं, उसका अनुसूत्र या उसका सिंबल लिख कर और उसका रासायनिक समीकरण बना दे रहे हैं, जिससे भाई बार बार उतना बड़ा रिएक्शन हमको लिखना नहीं पड़ेगा, आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। हाँ, तो वही बात है।
तो आपको समझ में आया रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो भी पदार्थ होते हैं उसका प्रतीक और उसका सूत्र को संक्षिप्त रूप में अगर हम प्रदर्शित करते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। और ऑब्वियसली बात है साइंटिस्ट इसका उपयोग इसका जो है खोज इसलिए किए होंगे कि भाई इतना बार बार लिखना संभव नहीं है, तो भाई एक संक्षिप्त रूप में रिएक्शन को लिख देते हैं तो वो अच्छी बात है। आ गया बच्चों, मेरे प्यारे पहले लाद लो बच्चों, अभी थोते थोते आप पहुँच दे तो देखिए मज़ा आ गया। तो इसको हम मिटाते हैं। चलिए तो क्या है देखिए, तो रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको रासायनिक समीकरण के द्वारा ही दिखाएंगे। अब जानते ही हैं अगर इतना बड़ा रिएक्शन है, जैसे एक रिएक्शन आपको मैं बोल रहा हूँ, सुनिएगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यानी नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनिया गैस का निर्माण करता है। और ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस तब तक अभिक्रिया नहीं करेंगे, आपस में संयोग तब तक नहीं करेंगे और तब तक अमोनिया का निर्माण नहीं होगा जब तक एक खास कंडीशन नहीं हो, खास स्थिति ना हो, खास परिस्थिति ना हो, जिसमें तापमान, कुछ खास तापमान चाहिए, कुछ खास दाब चाहिए, कुछ उत्प्रेरक चाहिए। ये सब क्या है अभी डिस्कस कर रहे हैं, अभी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तब जाके अमोनिया बनेगा। तो इतना बड़ा वाक्य हो गया, कितना बड़ा वाक्य हो गया, नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनिया का निर्माण करता है। इतना बड़ा रिएक्शन हो गया, तो रासायनिक अभिक्रिया इतना बड़ा हो गया। अब इसी को ना उस अभिक्रिया में ना जो तत्व भाग लिया है उसका हम लोग संकेत और अनुसूत्र के माध्यम से हम देखिए इतनी को बना देंगे। क्या था, बोला गया था कि जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो अमोनिया गैस का निर्माण करता है। था कितना बड़ा वाक्य, हम इसको कितना में समेट दिए। बस इसी को हम रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। कितना आसान तो है बच्चों, आ गया समझ में? हाँ सर जी आ गया। चलिए आगे बढ़िए। अगर बात क्या है कि रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और प्रतिफल के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये जो रासायनिक समीकरण, अरे भैया ये क्या है, जोर से बोलिएगा, ये है रासायनिक समीकरण, है ना। ये रासायनिक समीकरण है। तो इसमें जो भी तत्व हैं ये तत्व कौन सी अवस्था में है, तो नाइट्रोजन हम लोग जानते हैं गैस में होता है, हाइड्रोजन भी गैस में होता है, और यहाँ अमोनिया NH3 को क्या बोलते हैं बच्चों, अमोनिया, ये भी गैसियस अवस्था में होता है, गैस में होता है। तो इसका जो भी अवस्था है वो दिखाना पड़ता है, ठीक है, तभी ना अच्छा लगेगा, तभी ना रासायनिक समीकरण देखने में अच्छा लगेगा। तो इसका जो अवस्था है, भौतिक अवस्था, वो दिखाना एकदम जरूरी है। अभी आगे आपको पता चलेगा भौतिक अवस्था के साथ साथ आपको जो है तापमान में क्या क्या बदलाव आया है वो भी दिखाना पड़ेगा, क्या किस परिस्थिति में ये अभिक्रिया हुई है उस परिस्थिति को भी दिखाना पड़ेगा। अभी आपके दिमाग में हुलहुल हो रहा होगा, उथल पुथल हो रहा होगा, तो उथल पुथल को समेट के यहाँ पर रखिए, क्योंकि आने वाला अभी देखिए ना, अभी कुछ लेक्चर्स है उसमें सारी बातें आपको दिमाग में घुसेंगी, ठीक है। तो आई थिंक इतना बात क्लियर हुआ होगा। अब देखिए रासायनिक समीकरण ना दो प्रकार का होता है, एक होता है संतुलित समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित समीकरण। ये तो सभी बच्चे अब खुश हो गए होंगे, या सर जी, या सर जी याद आ गया, सर जी कोचिंग में पढ़ाए थे हमारे सर जी। हाँ, रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है, एक संतुलित समीकरण होता है और एक असंतुलित समीकरण होता है। सभी बच्चे खुश हो गए, अरे भैया अब याद आ गया, अब याद आ गया, अरे भैया सब समझ में आएगा। देखिए संतुलित समीकरण तो आपको पता ही होगा, संतुलित समीकरण जिनमें दोनों पक्षों में प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर होती है। जैसे एग्जाम्पल देंगे तभी तो आपको समझ में आएगा। जैसे H2 है और O2 है, ये रिएक्शन करके H2O बनाता है। तो देखिए आप इधर ई वाला भाग को हम अभिकारक बोलते हैं, या सर जी याद आ गया, और ई वाला भाग को, इधर वाले भाग को प्रतिफल बोलते हैं। अरे सर जी याद आ गेल हो, सर जी याद आ गेल, तो देखो तो इधर देखिए अभिकारक के साइड दो हाइड्रोजन इधर है, इधर भी दो हाइड्रोजन है प्रतिफल के साइड। अच्छा,
ऑक्सीजन इस अभिकारक के साइड जो है 2 है और इधर तो सर जी 1 है। तो क्या ये संतुलित समीकरण हुआ? नहीं हुआ। संतुलित समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल, क्या बोला मैंने, अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ परमाणुओं की जो संख्या होती है उसकी संख्या बराबर होगी। प्रत्येक परमाणुओं की संख्या जितना अभिकारक के साइड है उतना ही प्रतिफल के साइड भी होना चाहिए। अगर इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 रहना चाहिए और ऑक्सीजन को भी 2 रहना चाहिए, तभी वो संतुलित समीकरण होगा। तो इसको अब संतुलित करना होगा, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे और यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गया और इधर ऑक्सीजन 2 का 2 ही रह गया और इधर अब हाइड्रोजन 4 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 ही रह जाएगा। तो अब ये जो संतुलित है, अब ये जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। तो संतुलित समीकरण आपको समझ में आया बच्चों? संतुलित समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ परमाणुओं की जो संख्या होती है वो बराबर होती है। तो अब आगे देखिए असंतुलित समीकरण, जिसमें दोनों पक्षों में प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है। यानी इधर देख लीजिए, यानी H2 था और O2 था और ये मिलके H2O दिया था, तो इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 1 है, तो दोनों तरफ तो बराबर नहीं हुआ ना। तो इस तरह का जो समीकरण होगा उसको असंतुलित समीकरण बोलेंगे। बच्चों ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन असंतुलित समीकरण तो बड़ा गड़बड़ है सर जी। अब ये असंतुलित समीकरण को हम लोग को संतुलित करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? संतुलित करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है सर? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है ना हमको भाई मानना पड़ता है। क्या बोला मैंने? अब कोई भी समीकरण, रासायनिक समीकरण असंतुलित है, दोनों तरफ अगर बराबर परमाणु नहीं है, तब हमको उसमें दोनों तरफ बराबर परमाणु लाना पड़ेगा। क्यों? द्रव्यमान संरक्षण का नियम के कारण। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या है कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारक साइड जितने भी परमाणु है उसका वजन और प्रतिफल साइड जितने भी परमाणु है उसका वजन, दोनों का वजन बराबर होता है। ठीक है, अगर इधर का वजन, ये इधर का वजन अगर मान लीजिए इधर 2 है और प्लस 32 है, अगर इधर 34 यूनिट वजन आया तो इधर भी 34 यूनिट वजन आना चाहिए। अब परमाणु बराबर रहेगा तभी तो वजन दोनों का सेम आएगा। और इधर परमाणु कुछ और है, इधर परमाणु कुछ और है, तब तो वजन तो बराबर आएगा नहीं। तो इसीलिए हमको वजन बराबर करने के लिए पहले परमाणु को बराबर करना पड़ता है, तब परमाणु को बराबर करेंगे तो वजन अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी द्रव्यमान अपने आप बराबर हो जाएगा। तो ये था रासायनिक समीकरण, समझ में आया? ठीक है, रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार होते हैं वो समझ में आया, संतुलित और असंतुलित, द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ में आया। तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। लेकिन उससे भी पहले हम लोग देखेंगे ये जो असंतुलित रासायनिक समीकरण है इसको संतुलित कैसे किया जाए। आप अपने कोचिंग में जरूर सीखे होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ देख लेते हैं कैसे हम इसको संतुलित करेंगे। तो देखिए, अब संतुलित करना मतलब क्या? दोनों तरफ परमाणु की संख्या को बराबर करना। ये प्रतिफल और ये अभिकारक, दोनों साइड जितने भी परमाणुओं की संख्या है उसको बराबर करना होगा हम लोग को। कैसे करेंगे सर? तो इधर देखिए 2 गो Fe है, इधर 1 गो Fe है, तो इधर 2 लिखिए। अब ऑक्सीजन देखिए इधर 3 है और इधर 1 ही है, तो यहाँ पर 3 लगा दीजिए, है ना। 3 लगा दिए तो देखिए हमारा Fe बैलेंस हो गया, यानी संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए 3 दूनी 6 गो हो गया हाइड्रोजन, और इधर 2 है तो यहाँ पर 3 गो लगा दीजिए, 3 दूनी 6 गो ये भी हो गया। इसको हीट एंड ट्रायल विधि बोला जाता है। इस तरह से बहुत सारा विधि है करने का, लेकिन चलिए हम लोग अभी संतुलित करना नहीं सीखेंगे, उतना ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आप लोग को पता होगा संतुलित करना आता होगा, है ना। अगर किसी को दिक्कत है संतुलित करने में तो उस पर हम वीडियो बना चुके हैं, तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या आप कमेंट करके हमसे पूछ लो भाई कि सर हमको समझ में नहीं आया। अगर हम बहुत सारा कमेंट देखेंगे तो हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब देखिए
ऑक्सीजन 3 को है और इधर भी ऑक्सीजन 3 को है, ये समीकरण संतुलित हो गया। तो इस तरह से हम समीकरण को संतुलित करेंगे। इधर देखिए H2 + O2 H2O देता है, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, बढ़िया है सर जी, हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन, तो अगर यहाँ पर हम 2 लगा दें तो देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया, बैलेंस हो गया, इधर भी 2 था। लेकिन हाइड्रोजनमा देखिए कितना है, 2 दूनी 4 है, और इधर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये भी समीकरण संतुलित हो गया। अगला समीकरण देखते हैं, नाइट्रोजन इधर 2 को है और इधर सर 1 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन तो 2 रहेगा, हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पर 3 लगा दीजिए, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गया। आसान है सर जी, बैलेंस करना बहुत आसान है, ये बच्चे सोच रहे होंगे, और आसान है ही। अब देखिए AgNO3 + Cu, तो यहाँ पर ये जो है ना इसको डिस्प्लेस कर देता है, इसके जगह से विस्थापित कर देता है, तो CuNO3 का वोल्टेज कॉपर नाइट्रेट और Ag बनाता है, Ag OG लोजी स्नोजी, ठीक है ना। तो अब इसको संतुलित करते हैं। देखिए Ag 1 है, संतुलित है, लेकिन CnO3 का होल ट्वाइस इधर आ गया है सर, तब तो दिक्कत है। तो देखिए इधर ऑक्सीजन देखिए कितना है, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, और इधर कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो एक काम करें, यहाँ पर 2 लगा दे। अरे सर अब तो काम ही खत्म हो गया, आप तो सब कुछ ठीक कर दिए। तो यहाँ पर देखिए NO3 का होल ट्वाइस का मतलब क्या है, NO3 का होल ट्वाइस यानी 2 बार गुना करने का मतलब है कि नाइट्रोजन जो होगा यहाँ पर वो 2 को होगा, ऑक्सीजन यहाँ पर जो होगा वो 3 दूनी 6 को होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर 2 लगाए, 2 लगा दिए, तब तो हमारा सारा दिक्कत खत्म हो गया। यहाँ 2 लगाने की वजह से नाइट्रोजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 6 हो गया, तो ये संतुलित हो गया। लेकिन 2 Ag लगाए हैं तो 2 Ag हमको यहाँ पर भी डालना पड़ेगा, डाल दिए सर, अब तो संतुलित हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो समीकरण है संतुलित हो गया। अब ये वाला केस में आइए, देखिए फास्फोरस इधर 4 है, इधर 2 ये है, तो अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो फास्फोरस 4 हो गया, 2 दूनी 4, है ना। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ पर 2 है तो 3 लगाइए, 3 दूनी 6 हो गया। तो देखिए इस तरह से रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। बहुत आसान है बच्चों, लॉलीपॉप है, चूस लो पकड़ के, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, इस तरह से आप लोग कर लोगे, है ना। तो इसको हम मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। यानी कोई भी संतुलित रासायनिक समीकरण है, उसमें उसका भौतिक अवस्था लिख दिए हम, उसमें जो कुछ मतलब इम्पोर्टेंट परिस्थिति है उसको लिख दिए हम, कि उसमें उत्प्रेरक का उपयोग किया गया है, उसमें ताप का प्रयोग किया गया है, दाब का प्रयोग किया गया है। तो ये सब चीज़ अगर हम संतुलित रासायनिक समीकरण में डाल देते हैं तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही उपयोगी हो जाता है, हम लोगों को इन्फॉर्मेटिव हो जाता है, ठीक है ना। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हमको प्रदान करता है वो, ठीक है ना। जैसे देखिए अगर पहली बार रिएक्शन करवाया गया होगा किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में, तो देखिए ये जो चीज़ आपको दिख रहा है ना, ये कुछ खास परिस्थिति है। अगर खास परिस्थिति कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन इस दोनों में ये परिस्थिति नहीं देगा ना, तो रिएक्शन में नहीं होगा। मैं क्या बोला कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन ये दोनों अभिक्रिया तब तक नहीं करेगा जब तक ये खास परिस्थिति ना हो। तो अगर डायरेक्ट हम इसको ये खास परिस्थिति को नहीं लिखते, डायरेक्ट CO + H2 और यहाँ पर तीर का निशान और CH3OH अगर हम लिख देते तो हमको तो ये संतुलित समीकरण ये है, अगर नहीं है तो कर लेना। तो इससे हमको पता चलता, इससे तो हमको पता ही नहीं चलता कि इसमें कौन खास परिस्थिति है जिसके वजह से ये अभिक्रिया होगा। तो मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर यहाँ पर खास परिस्थिति, जिस परिस्थिति में यह रिएक्शन होगा उस परिस्थिति को नहीं लिखेंगे तब भाई गड़बड़ है, ठीक है ना। तो परिस्थिति लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो देखिए वही चीज़ हम बता रहे हैं कि जैसे अभिकारकों एवं प्रतिफल की भौतिक अवस्था जरूर लिखें, ठीक है ना, इससे नंबर मिलता है। तो जैसे H2 है तो ये हम लोग जानते हैं गैस में होता है, यहाँ O2 भी गैस में होता है, और ये H2O जो जल होता है वो लिक्विड में होता है, द्रव अवस्था में।
FeSO4 सॉलिड में होता है और FeSO4 का कलर लिख लीजिए, रंग। FeSO4 का जो रंग होता है ना वो हरा होता है। कैसा होता है भैया? हरा होता है। अब Fe2O3 ये भी सॉलिड में होता है, ठोस में होता है। यहाँ लिख लीजिए Fe2O3 का जो कलर होता है वो भूरा होता है। कैसा होता है? भूरा होता है। SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस में होता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी गैस में होता है बच्चों। तो अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उसका रासायनिक समीकरण में जो भी यहाँ पे तत्व है उसका अगर हम भौतिक अवस्था लिख देते हैं तो हम रिएक्शन को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब दूसरा में देखिए, कुछ आवश्यक परिस्थिति है जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक। देखिए उत्प्रेरक क्या होता है, बहुत बार हमने डिस्कस कर दिया। उत्प्रेरक, इसको इंग्लिश में कैटलिस्ट बोलते हैं। देखिए कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट होता है जो रिएक्शन के दर को या तो बढ़ा दे या घटा दे, उसी को उत्प्रेरक बोलते हैं। जैसे देखिए सोडियम, देखेंगे सोडियम का टुकड़ा, तो उसको पानी में फेंकते हैं, बूम सबर आवाज करता है, तो वो रिएक्शन बहुत तेजी से होता है ना। तो अगर कोई भी रिएक्शन बहुत तेजी से हो रहा है तो अगर उस रिएक्शन को हमको स्लो करना है, धीमा करना है, वो रिएक्शन धीरे धीरे हो, तो हम उत्प्रेरक मिला सकते हैं। उसमें उत्प्रेरक मिला देंगे तो रिएक्शन धीरे से होगा। या कोई रिएक्शन बहुत फास्ट, बहुत स्लो हो रहा है, तो उस रिएक्शन को बहुत तेजी में अगर हमको करवाना है, उसके लिए भी हम उत्प्रेरक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ हम किसी अभिक्रिया में मिलाए हैं तब तो हमको वो दिखाना पड़ेगा, और वो दिखाते हैं हम तीर के ऊपर दिखा देते हैं या तीर के नीचे दिखा देते हैं, है ना। तो ये सब भी दिखा के हम रासायनिक समीकरण को बहुत बहुत उपयोगी बना देते हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव बना देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया तब तक नहीं करेगा। मैं क्या बोला? कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया तब तक नहीं करेगा जब तक ये खास परिस्थिति इसको न दिया जाए। अगर इसको 300 ATM दाब अगर नहीं मिले, या इसको 300 डिग्री सेल्सियस तापमान ना मिले, या इसको ZNO + CrO3, ये मिश्रण है, मिक्सचर है ये दोनों, और ये उत्प्रेरक है। यही देखिए ये उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक है। अगर इतना कुछ अगर ये रिएक्शन में इसको ना मिले तब तक तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन अभिक्रिया नहीं करेगा, और अभिक्रिया नहीं करेगा तो CH3OH ही नहीं बनाएगा। अब CH3OH क्या होता है? इसको हम बोलते हैं, याद कर लीजिएगा, इसको मिथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिथेनॉल। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये सब चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है ना, कि किसी भी अभिकारक और प्रतिफल में, यानी कोई भी रासायनिक समीकरण में उसका जो अभिकारक और प्रतिफल के साइड जो भी तत्व होता है उसका हम लोग को क्या लिखना है? भौतिक अवस्था लिखना है, कि सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा, गैस में होगा, ये सब। या कोई भी अभिक्रिया हो रहा है तो उसमें वो जो रिएक्शन हो रहा है उसमें जो भी तत्व हैं वो उसको कुछ परिस्थिति चाहिए, उस परिस्थिति को भी आपको लिखना है। तो देखिए इसके लिए परिस्थिति ये था, और परिस्थिति को तीर के ऊपर लिख दो या तीर के नीचे लिख दो। ठीक है ना। जैसे दाब वाला भी एक लिखा, जैसे हम तापमान वाला भी लिखा देते हैं, जैसे CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। इसके ऊपर ये देखिए डेल्टा का साइन होता है, जिसका मतलब है उष्मा। क्या मतलब है? कि हम लोग इसमें उष्मा दे रहे हैं, तब जाके ये CaO और प्लस में CO2 बनता है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट ठोस अवस्था में होता है, इसी के लिए मैंने सॉलिड लिखा। ये भी ठोस अवस्था में होता है, इसीलिए मैंने सॉलिड लिखा। और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस अवस्था में। तो हम इस तरह से बच्चों हम इसका भौतिक अवस्था भी लिखेंगे। और यहाँ पर डेल्टा का साइन अगर नहीं देते, अब हमको पता ही नहीं रहता डेल्टा का साइन देना है, तो दिक्कत हो जाता है ना। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को बहुत ज़्यादा उपयोगी बना देते हैं, ये सब चीज़ डालकर, है ना। हमको देखने में लगता है अच्छा यहाँ पर हीट दिए थे, अच्छा यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो ठोस अवस्था में होगा, अच्छा यहाँ पर जो गैस बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, अच्छा। तो इस तरीके से समझ में आया।
तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपने इन सारे बातों को नोट कर लिए होंगे, तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, और देखिए 2-3 महीना ही बचा हुआ है, तो जम के मेहनत कीजिए। हम लोगों को बहुत अच्छा मार्क्स ला के दिखाना है, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।